नमस्कार साथियों। आज हम अतुल्यम अकेडमी ऐप पर राजस्थान सरकार द्वारा जो लेखानुदान पारित किया गया है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। देख, आज साथियों, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी, जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है, के द्वारा राजस्थान विधानसभा के समक्ष वर्ष 2024-25 के लिए एक लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसके कारण संपूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं करके केवल लेखानुदान आज प्रस्तुत किया गया था। तो लेखानुदान प्रस्तुत करने की जो तिथि है वो है 8 फरवरी 2024। लेखानुदान में प्रारंभ करते समय मुख्य रूप से उन्होंने जो लक्ष्य रखा था वो विकसित व उन्नत राजस्थान की संकल्पना के साथ आज अपना बजट प्रस्तुत किया। विकसित व उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबका कल्याण, ये मूल वाक्य दिया था। तो आज हमें ध्यान रखना है कि नई सरकार का जो मूल वाक्य है वो क्या रहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। इस सोच के साथ, अथक परिश्रम के साथ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो सरकार है, राजस्थान सरकार, वो प्रयास करेगी। शिवमंगल सिंह सुमन की एक जो कवि हैं, उनकी पंक्ति के साथ उन्होंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आस मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इसके साथ उन्होंने कहा था कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए जो ऋण भार है वो हो गया है। और राजस्थान का जो डेबिट जीएसडीपी है अनुमान, वो सामान्य श्रेणी में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। तो ये यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारा ऋण भार है वो पंजाब के बाद सर्वाधिक हो गया है। 23-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण की जो हम बात करें तो प्रति व्यक्ति ऋण जो है वो 36,800 जो रुपए था वो 17-18 में था, वह बढ़कर 70,800 रुपए हो गया है। 70,800 रुपए हो गया है। तो प्रति व्यक्ति ऋण में 17-18 की तुलना में आज 2023-24 का जो अनुमान उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें प्रति व्यक्ति ऋण 70,800 रुपए होना संभावित माना है। पिछली सरकार के कार्यकाल में 2,24,392 करोड़ रुपए में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया गया था। तो 60% जो राशि है ऋण की, वह गैर पूंजीगत उपयोग में लाई गई, जो कि पुनः रिप्रोडक्शन की श्रेणी में उपयोग में नहीं ली जा सकी। नेक्स्ट, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कथन को याद करते हुए कहा कि देश के किसानों की गरीबी की 3 आधारभूत आवश्यकताएं, बिजली, पानी और सड़क, को उन्होंने जोड़ दिया। उसमें 2 चीज़ें उन्होंने और जोड़ दी थी, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इन 5 चीज़ों, अर्थात जो हमारी सरकार है उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को बिजली की सुविधा प्रदान करना, बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण चीज, शिक्षा व चिकित्सा, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारी सरकार के मूलभूत उद्देश्य के श्रेणी में प्राथमिकता दी गई इनको। आगे हम बात करते हैं तो आज मुख्यमंत्री महोदय ने गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने के संकल्प को लागू करते हुए 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो लेखानुदान है उसमें माननीय मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप गरीब परिवार की महिलाओं को मात्र 450 रुपए में, और कितने परिवार हैं? 73 लाख, 73 लैक्स परिवार को यह सुविधा प्रदान की जा रही है। दूसरा, जरूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए 450 ग्राम भोजन की मात्रा श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया गया है। तो पहले जो भोजन की मात्रा दी जा रही थी वो थी 450 ग्राम, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 600 ग्राम। तो आपको ये ध्यान रखना है,
महत्वपूर्ण श्री अन्नपूर्णा रसोई, जो इंदिरा रसोई थी उसी का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया। और श्री अन्नपूर्णा रसोई का में प्रति जरूरतमंद व्यक्ति का जो भोजन है वो 450 ग्राम से बढ़ाकर कर दिया गया 600 ग्राम। इसकी आज घोषणा की गई। नेक्स्ट बात करते हम, तो प्रति थाली जो राजकीय सहायता है श्री अन्नपूर्णा रसोई में, वो 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए कर दी गई। 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए कर दी गई। पहले 17 रुपए जो है वो सरकार की देती थी और 8 रुपए जो व्यक्ति है जरूरतमंद भोजन करने वाला है वह देता था। उसके स्थान पर अब सरकार जो है वो 22 रुपए की सहायता देगी। आधारभूत संरचना विकास पर सरकार का महत्वपूर्ण फोकस रहा। दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार की सुविधा बढ़ाकर खुशहाली लाने के प्रयास का वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। कई महाविद्यालयों में, जो कि सामान्य रूप से ऐसे स्थान हैं जो कि विकास की दृष्टि से आज भी असंतुलित हैं, ऐसे वंचित विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनमें अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सा व प्रशासनिक कार्यालयों के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान इस बजट लेखानुदान में किया गया है। तो जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जैसे उसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुंदा, ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ चिकित्सा सुविधाएं या शिक्षा सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो उन स्थानों पर 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान नई इस लेखानुदान में किया गया है। आगे हम बात करते हैं, तो एक स्टेट रोड फंड के लिए, स्टेट रोड फंड, और ये जो रोड फंड है ये सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक स्टेट रोड फंड का गठन किया जाएगा, जिसमें 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान इसमें किया गया है। बिजली संकट की समस्या काफी समय से हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा 2015 में इसी संदर्भ में एक उदय योजना प्रारंभ की गई थी। तो आज राजस्थान सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 62,400 करोड़ रुपए का जो ऋण भार सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्त कर दिला दी गई। अर्थात उदय योजना के तहत जो बिजली कंपनियों को ऋण दिया गया था 62,400 करोड़, जो उन पर ऋण भार था, उसे सरकार ने एक तरह से भार मुक्त कर दिया है। आगामी में हम बात करते हैं, तो जो वर्तमान में डिस्कॉम जो है, जो बिजली कंपनियां हैं, उनमें लगभग 78,700 करोड़ रुपए सहित बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया है। 22-23 के अनुमान अनुसार राजकीय उत्पादन कंपनी की उत्पादन क्षमता 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी औसतन 4,800 मेगावाट अर्थात 55% क्षमता के साथ ही उत्पादन कर पा रहे हैं। अर्थात हमारी उत्पादन क्षमता कितनी है? 8,300, और हम उत्पादन कितना कर पा रहे हैं? 4,800। तो जो हमारी प्रॉपर उत्पादन क्षमता है 100%, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमें महंगी बिजली अन्य राज्यों से, प्रदेश के समीपवर्ती अन्य राज्यों से खरीदनी पड़ती है। तो उसके कारण अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ा है। इससे निपटने के लिए बिजली कंपनियों में प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो जो प्रॉपर हमारी जो उत्पादन क्षमता है, उस पूरी उत्पादन क्षमता पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पूरी उत्पादन क्षमता को 55% से बढ़ाकर 100% पर लाने के लिए हम बिजली कंपनियों में एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने की आज सरकार ने बात रखी है। आगे हम बात करते हैं, तो बिजनेस प्लान के तहत 10 वर्ष की अवधि, बिजनेस प्लान के तहत 10 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स एडुकेसी प्लान बनाकर इसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। अक्षय ऊर्जा में जन जन को जोड़ते हुए भगवान प्रभु श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने संपूर्ण देश में 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लागू करने की घोषणा की थी। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है,
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 22 जनवरी को। और 22 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था। प्रभु श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और इसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा से विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। और राजस्थान सौर ऊर्जा में देश में सर्वाधिक क्षमता रखने वाला राज्य है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग, राजस्थान ऊर्जा विभाग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित किया है, जिससे ऐसे परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो 300 यूनिट निःशुल्क बिजली का प्रावधान है, वो 300 यूनिट निःशुल्क बिजली का प्रावधान किस संदर्भ में है? ऊर्जा विभाग पहले एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करेगी और 5 लाख ऐसे घर जो सौर ऊर्जा से संचालित होंगे, उन जहां की सौर ऊर्जा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत हम उसमें सौर प्लांट लगाएंगे, वहां जो विद्युत है वो लगभग उनको 300 यूनिट फ्री मिलेगी। तो हमें ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। आगे हम बात करते हैं प्रदूषण रहित आवागमन के लिए और जो फॉसिल फ्यूल है की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट में बहुत अधिक प्रदूषण होता है, तो हमें प्रदूषण रहित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के साथ इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा जैसे बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की दिशा में हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जो हमारे 4 प्रमुख शहर है, वहाँ 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की निदान के लिए जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्यानगर के रूट तक किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जो मिशन है जो हमें याद रखना चाहिए, जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत काफ़ी भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थी और इससे इस परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही धीमी प्रगति हुई थी। इसके कारण आज की स्थिति में हम इस जल जीवन मिशन में संपूर्ण देश में 33वें स्थान पर हैं। राजस्थान की जो स्थिति है जल जीवन में वो कौन सी है? 33वां स्थान है। तो जल जीवन मिशन में भी हमें प्रगति करने के लिए आगे पूर्ण पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ काम करने के लिए इस योजना में आगामी वर्ष में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। 15,000 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। गत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में केंद्र प्रायोजित योजना में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल सुविधा वंचित रखा। तो इसे के संदर्भ में जो हमारी एक महत्वपूर्ण परियोजना है ईआरसीपी ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसमें 21 जिलों को पेयजल के साथ साथ सिंचाई सुविधा प्रदान करने की यहाँ सरकार ने प्रयास किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ईआरसीपी। यहाँ ईआरसीपी में पहले 13 जिले कवर हो रहे थे, अब सरकार ने 13 के स्थान पर कितने जिले कवर करने की बात की है? 21 जिले। यहाँ क्या क्या सुविधा मिलेगी? पेयजल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त होगी। तो पेयजल और सिंचाई की सुविधा ईआरसीपी के माध्यम से मिलेगी और 21 जिलों को ये सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट अगले में हम बात करते हैं ईआरसीपी के लिए त्वरित कार्य करने के लिए समयबद्ध रूप से माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत तीव्रता के साथ मध्य प्रदेश के साथ एमओयू किया है। वो अभी हाल ही में एमओयू हुआ है, हमें उस पर भी ध्यान देना है। साथ ही
आप यहाँ जो इस परियोजना के लिए आवश्यक व्यय है वो व्यय पहले 37,250 करोड़ रुपए था, उससे 37,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो 37,250 करोड़ रुपए से यह जो ईआरसीपी का जो खर्च है उसे 45,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पेयजल और सिंचाई हेतु छोटे छोटे स्तर पर, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी जल संग्रहण और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत हुई थी, और इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को पुनः आगामी वर्ष में 11,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि पहले भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चला था, वही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अब नए आवरण के साथ 2.0 के नाम से प्रारंभ होगा, और आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांव 4 वर्षों में 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, वाटर हार्वेस्टिंग जल संग्रहण संरचनाएं बनाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना है 2.0 में क्या होगा। 4 साल का रूट मैप क्या है, 20,000 गांव हैं, 20,000 गांव हैं, 20,000 गांव के साथ साथ क्या होगा, 5 लाख क्या बनाएंगे हम, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला जो चरण है उसमें 5,000 से अधिक गांव में, अभी जो हम पहले चरण की बात कर रहे हैं, पहले चरण में हम 5,000 गांव को लेंगे लगभग, और 5,000 गांव में से 3,500 करोड़ 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य कराए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। 1,10,000 कार्य कराए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। 5,000 गांवों में 3,500 करोड़ रुपए के साथ 1,10,000 कार्य कराए जाने इस प्रथम वर्ष में कराए जाने प्रस्तावित किए गए। अब हम बात करते हैं प्रदेश में वन संरक्षण और वन्य जीवों के विकास के लिए आगामी वर्ष में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, ट्री आउट TOFIR कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने लायक है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान अर्थात वन क्षेत्र के बाहर पौधारोपण पूर्ण मनोयोग के साथ करके, आम जन को प्रोत्साहित करके फॉरेस्ट एरिया के बाहर पौधारोपण करने के लिए कितने पौधे वितरित किए जाएंगे, 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत वृक्षारोपण और वन विकास पौध वितरण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए अरावली इसके आसपास के क्षेत्र के में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए गोडावन संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ब्लैक बक हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के तहत कार्य किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश की GSDP में 30% का जो भाग है वो एग्रीकल्चर और उसका जो सहयोगी सेक्टर है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। और वर्तमान में कृषि व पशुपालन से राज्य में लगभग 85 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे राजस्थान में आय का साधन है। कृषि व संबद्ध क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जो सरकार अभी के द्वारा इसमें जो है लगभग 30% का हिस्सा है और 85 लाख परिवारों को रोजगार मिलता है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए प्रकट की थी और 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को देय वित्तीय सहायता को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये वार्षिक करने की घोषणा की थी। तो ये ध्यान रखना है हमें कि PM किसान सम्मान निधि में पहले जो राशि थी वो 6,000 रुपये थी और अब बढ़ाकर उसे कितना कर दिया गया, 8,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया। प्रथम चरण में रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे लगभग राज्य सरकार पर 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो जो समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 125 रुपए जो है वो प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में
राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन प्रारंभ करते हुए इसमें 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अर्थात किसानों साथियों को अत्यधिक आत्मसंबल बनाने के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 20,000 फॉर्म पॉन्ड बनाए जाएंगे, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 किसानों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ और नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर फूड पार्क्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन है उसके तहत 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान के अंतर्गत हम क्या क्या काम करेंगे, सरकार का एक विजन क्या है। 20,000 फॉर्म पॉन्ड बनाए जाएंगे, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ, नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा फॉर्म पार्क हॉर्टिकल्चर हब की स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। साथ ही साथ 500, यहाँ ये ध्यान रखना है, देखो और क्या होगा, 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे जहां ड्रोन की तकनीक उपलब्ध होगी, ड्रोन की तकनीक उपलब्ध होगी। एक महत्वपूर्ण मिलेट्स जो है उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय ने इसे श्री अन्न की संज्ञा दी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने श्री अन्न किसे कहा था, तो मिलेट्स को उन्होंने श्री अन्न कहा था। और हमारा राज्य इनके उत्पादन में प्रदेश जो है वो पूरे भारत में अग्रणी स्थान रखता है। मिलेट्स उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष में 12 लाख किसानों को मक्का, ये ध्यान रखना है हमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे संदर्भ में, 12 लाख किसान जो हैं वो क्या करेंगे, मक्का, 12 लाख किसान मक्का, 8 लाख किसान बाजरा, 8 लाख बाजरा, 8 लाख किसान बाजरा, 7 लाख किसान सरसों, 7 लाख किसान सरसों, 4 लाख किसान मूंग, 4 लाख किसान मूंग तथा 1-1 लाख किसान जो हैं वो ज्वार और मोठ, 1-1 लाख जो है वो ज्वार व मोठ। उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या होगा, इन किसानों को बीज दिए जाएंगे, उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे राजस्थान मिलेट्स उत्पादन में और अत्यधिक तीव्रता के साथ प्रगति करे। और श्री अन्न जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने मिलेट्स के लिए श्री अन्न शब्द का प्रयोग किया है, उसमें हम और अधिक आत्मनिर्भर हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण कृषि के साथ साथ जो अन्य भाग है वो है डेयरी, दुग्ध उत्पादन। और दुग्ध उत्पादन से भी हमारे जो किसान साथी हैं वो जुड़े हुए हैं। इस दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए हमारी सरकार ने 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है तथा साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड जीजीसी बनाने की घोषणा आज की है। इस पर 150 करोड़ रुपए व्यय होगा। कृषकों व ग्रामीण परिवारों के साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं को संबल प्रदान करना बहुत ही जरूरी है। तो सरकार ने माना कि युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजन करना उनके लिए, इस हेतु आगामी वर्ष में सरकार लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां करने जा रही है। सरकार नए आगामी वित्त वर्ष में 70,000 पदों पर भर्तियां करने की घोषणा आज इस लेखानुदान में वित्त मंत्री महोदया ने की है। काउंसलिंग के माध्यम से और निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर, जो 10 संभाग मुख्यालय हैं, वहां युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट, जो पिछले एक वर्ष में बहुत अधिक समस्या रही थी, पेपर लीक जैसी घटनाओं, तो पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन करने की का जो कार्य है वो राजस्थान सरकार ने कर दिया है। और इसी दृष्टि से प्रत्येक संभाग पर प्रत्येक युवा को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, रोजगारोन्मुख बनाने के लिए रोजगार मेलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है, भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर है, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्डों एक वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा और उस वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के आधार पर ही समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित होगी। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत आगामी 2 वर्षों में 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड हॉस्पिटलिटी और के लिए प्रशिक्षण देकर एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात, मानव क्षमता संवर्धन की दृष्टि में अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा को फॉरवर्ड लुकिंग बनाने की और तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, साथ ही साथ जो वंचित वर्ग है हमारे शिक्षा से, उन तक शिक्षा को सुलभ करने के लिए आगामी वर्ष में अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसान, खेतीहार श्रमिक के परिवार के छात्र छात्राएं जो है उनको केजी से पीजी अर्थात पहली जो उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है उस बिंदु से लेकर शिक्षा के अंतिम छोर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। ये बहुत ही एक अभूतपूर्व कदम है और जो अल्प आय वर्ग हैं वो शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को भी समाज की मुख्य धारा में लाने में सक्षम होंगे। प्रदेश में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में जो भवन हैं उनके रिपेयर के लिए, कक्षा कक्षों, बालिका टॉयलेट्स के निर्माण के लिए, जो हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें सुविधाओं के उन्नयन और मेंटेनेंस के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अर्थात शिक्षा में जो स्कूल जर्जर अवस्था में है, जहां भवन की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां के लिए 250 करोड़ रुपए से उन भवनों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। साथ ही साथ राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं और 9 से 12वीं तक के जो छात्र हैं उनमें प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की सहायता, और वो कौन से प्रति विद्यार्थी हैं? जो कमजोर परिवार के छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन छात्रों को प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी और लगभग इससे 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम युवाओं की ऊर्जा और उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि युवाओं में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, उनमें नवाचार करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, उसका सार्थक उपयोग देश की उन्नति में हो इसके लिए और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एस्केलेशन की स्थापना की घोषणा की गई है। अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना की घोषणा की गई है। इसमें क्या काम होंगे? युवाओं को सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक, फैब लैब और मल्टीमीडिया वीएफएक्स संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस पर 1,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। देश के शहरों में बढ़ती आबादी से सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और उस अत्यधिक दबाव के कारण दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ता है। जब छात्र और युवा शहरों में आते हैं तो शहरों में अत्यधिक जन दबाव के कारण बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहर तुरंत उतनी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो उन पर जो दबाव पड़ता है और इन युवाओं को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इनके समाधान के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है, सैटेलाइट सिटी, अर्थात उस नगर के बाहरी हिस्से में ही, उस मुख्य नगर जो बड़ा हमारा शहर है उससे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रेंज में ही हम दूसरा एक सैटेलाइट सिटी विकसित कर दें और वहाँ वह सुविधाएं दें जिससे कि जो जनसंख्या का माइग्रेशन है वो हमारे पुराने शहर में की तरफ ना आए, अत्यधिक भीड़भाड़ ना हो। जैसे मुंबई के निकट पुणे को एक सैटेलाइट सिटी के रूप में डेवलप किया गया, हैदराबाद के निकट सिकंदराबाद को विकसित किया गया, अहमदाबाद के निकट ड्रिफ्ट सिटी यूटिलिटी, इस सबसे हम अवगत हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक गति शक्ति कार्यक्रम, और इस गति शक्ति कार्यक्रम के तहत हमें सुविधाएं प्राप्त होगी। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी की स्थापना करने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो गति शक्ति के आधार पर हमारे
जयपुर शहर की 40 लाख से अधिक आबादी को समस्या से मुक्त करने के लिए जयपुर के निकट हम क्या करेंगे, एक हाईटेक सिटी डेवलप करेंगे। इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सहित न्यू एज सब्जेक्ट्स जैसी संस्थाओं और कंपनियों को स्थापित करने के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और यहाँ वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी जो कि एक व्यक्ति मुख्य शहर में प्राप्त करना चाहता है। युवाओं के लिए ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए प्रदेश में बहुत सारे युवा जो हैं वो ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं और ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जो हम क्या करेंगे, 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट और कोच सहित विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और किस नाम से उपलब्ध कराई जाएगी, मिशन ओलंपिक 2028। तो मिशन ओलंपिक 2028 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट और कोच की सारी सुविधा और विश्व स्तरीय सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में, जयपुर में मुख्य रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स स्थापित किया जाएगा। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ की लागत से प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित हैं। आवासीय खेल बालिका संस्थान, रेजिडेंशियल आवासीय बालिका खेल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, एक जयपुर में, दूसरा भरतपुर में, तीसरा उदयपुर में। साथ ही 20 सितंबर 2023 को विधानसभा और संसद में महिला आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया और उस जो आरक्षण प्रावधान था उसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कारण बालिकाओं को प्रारंभ से ही हमें क्या करना है, समुचित शिक्षा उपलब्ध करानी है, संबल प्रदान करना है, ताकि वह भविष्य में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हमारी जो विभिन्न विधानसभाएं हैं और जो हमारी जो संसद है, अर्थात नारी शक्ति जो अधिनियम है वह संपूर्ण भारत के लिए लागू है। तो जो हमारी बालिकाएं हैं राजस्थान की, वो अपनी विधानसभा में पहुंच सुनिश्चित कर सके और संसद में पहुंच सुनिश्चित कर सके, इसके लिए हमें प्रारंभ से ही अभी उन्हें समुचित शिक्षा और संबल प्रदान करना जरूरी होगा। इसके लिए हम सरकार ने एक कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार की जो बालिकाएं हैं उनके लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना जिसमें 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना, आर्थिक सशक्तिकरण, महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता समूह में जो कार्यरत महिलाएं हैं लगभग 2,80,000 और उनके परिवारजन जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख से अधिक कर रहे हैं, उन्हें इस योजना को अधिक गति देते हुए आगामी वर्ष में 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाना प्रस्तावित किया गया है। अर्थात उनकी जो 1 लाख आय कर रहे हैं उसे बढ़ाकर हमें कहाँ तक ले जाना है, 5 लाख परिवार तक ले जाना है लखपति दीदी योजना के तहत। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसे प्रथम चरण में आगे अगले बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 6,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में जो गर्भवती महिला के प्रथम बच्चे के जन्म पर 5,000 दिया जा रहा था उसे अब कितना कर दिया गया, 6,500 करोड़ रुपए। और इस पर राज्य सरकार को लगभग 90 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही साथ प्रत्येक ब्लॉक पर आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य जांच, पोषण और प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट आंगनबाड़ी को बनाने के लिए
आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि वहाँ आंगनबाड़ी में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हो सके। जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य जांच हो सकती है, गर्भवती महिलाओं को मदद मिल सकती है, बच्चों के पोषण के संदर्भ में हम वहाँ काम, तो आदर्श आंगनबाड़ी बनाने का और उन्हीं आंगनबाड़ी को जो अभी है उन्हें आदर्श आंगनबाड़ी में प्रोन्नत करने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट हम आगे आते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन कि इट इज ए प्रिविलेज टू सर्व मैनकाइंड फॉर दिस इज द वर्कशिप ऑफ गॉड, गॉड इज हियर इन ऑल दिस ह्यूमन सोल, ही इज द सोल ऑफ मैन। अर्थात मानव जाति की सेवा करना सौभाग्य की बात है क्योंकि ये ईश्वर की पूजा है। ईश्वर यही है, इन सभी मानव आत्माओं में है, वह मनुष्य की आत्मा है। इसके साथ माननीय वित्त मंत्री महोदया और उप मुख्यमंत्री महोदया ने राजस्थान के समस्त प्रदेशवासियों, अल्पआय और वंचित वर्ग के सभी लोगों को सहायता और संबल देने का कार्य करने की राज्य सरकार की भावना विधानसभा में प्रस्तुत की। केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। इस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से चिकित्सा सुविधा आम आदमी को प्रदान की जाती है। इसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से, भामाशाह बीमा स्वास्थ्य योजना के माध्यम से निजी चिकित्सालयों में भी प्रदान किया जाने की पहल की गई थी। पहले से ये चली आ रही है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए और इसे जो ऐसी गंभीर बीमारियां हैं उसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की भी घोषणा कर दी गई है। अर्थात गंभीर जो बीमारियां हैं उनमें आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज भी जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ तृतीय चरण में 4,875 करोड़ की लागत से 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी हो चुकी है और उनकी गति क्या है, अभी बहुत धीमी है, तो उसे भी शीघ्रता से पूरा किया जाएगा। और आगामी वर्ष में प्रदेश में लगभग मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु जो कि बहुत अधिक हो रही है उसको बचाने के लिए भी 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की स्थापना की जाएगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को शीघ्रता से इलाज प्राप्त हो सके और उस मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो ये भी एक ध्यान रखना है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी। आयुष मिशन की स्थापना का कार्य किया जा चुका है और उसी आयुष मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 24 के अवसर पर प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आयुष कार्यक्रमों के संचालन के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। अगला हम देखते हैं कि सरकार ने जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनकी जो पेंशन है वो वर्तमान में 1,000 रुपये मासिक पेंशन है, उसे आगामी वर्ष में 1,150 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है। तो अर्थात ये ध्यान रखना है कि अभी जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको जो पेंशन दी जा रही है वो राशि है 1,000 रुपये महीना, उसे 1,000 रुपये महीना से बढ़ाकर 1,000 रुपये महीना से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, लोक कलाकारों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और स्ट्रीट वेंडर्स और श्रमिकों को वृद्धावस्था में भी संबल प्रदान करने के उद्देश्य से इसमें 18 से 45 वर्ष की जो आयु समूह है उन्हें के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसके लिए, 18 से 45 वर्ष के आयु के श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत उन्हें क्या दी जाएगी, 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। 400 रुपये प्रतिमाह, 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि 60 से 100 रुपये तो व्यक्ति वहन करेगा और 400 रुपये जो है वो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी।
इस पर राजस्थान सरकार पर 350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। साथ ही साथ 60 से 80 वर्ष की जो हमारे वरिष्ठ नागरिक जन हैं, उनको रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रोडवेज बसों में 30% की छूट को बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की गई है। तो जो 30% हमारे वरिष्ठ नागरिक जन हैं 60 से 80 वर्ष के, उन्हें अब किराए में छूट 50% तक कर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिव्यांगों को मुख्य सुविधा में लाने के लिए जयपुर में और उन्हें चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी की सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर DDRC की स्थापना की जाएगी। तो दिव्यांगों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार ने अपना विजन रखा है, उनको चिकित्सा सुविधा और शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कि उनके लिए जिला मुख्यालय पर डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। बाल गंगाधर तिलक महोदय का कोट यहाँ लिया गया था, समस्या संसाधनों या क्षमता की कमी की नहीं है किंतु इच्छा शक्ति कमी की है। अर्थात हमें ये यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज भी मिलता है कि सरकार केवल संसाधनों की क्षमता की कमी के आधार पर नहीं, यदि उन सरकार में आम जन के हित में कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह मजबूत इच्छा शक्ति के आधार पर कम संसाधनों में भी आम जनता को बहुत अधिक मदद प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा और शिविरों का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। इसी क्रम में पंचायती राज संस्थाओं को भी मजबूत करने के लिए या स्थानीय नगरीय निकाय को मजबूती प्रदान करने के लिए इस दृष्टि से ग्रास रूट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है संस्थान हैं, उन संस्थानों के लिए शुद्ध कर, राज्य के शुद्ध कर, ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो मूल लोकतंत्र के आधार हैं ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तो पंचायत और जो नगर निकाय हैं उनको राज्य के शुद्ध कर आय की वर्तमान निर्धारित SFC ग्रांट को 6.75% से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 7% कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारी ग्राम पंचायत को 6.75% जो ग्रांट मिल रही थी वह बढ़कर 7% कर दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवारों को, आर्थिक रूप से जो पिछड़े परिवार हैं उनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ लाभ देने के लिए जनधन योजना के माध्यम से सीधे बैंक खातों में उनको राशि ट्रांसफर करने की योजना प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 2014 को। और इसी क्रम में 2015-16 में जेम ट्रिनिटी अर्थात जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ते हुए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम DBT और डिजिटल पेमेंट को की नींव को मजबूत किया गया था। इसी कड़ी में हमारी जो प्रदेश सरकार है उसने भामाशाह योजना को इम्प्लीमेंट किया था और भामाशाह योजना को जो इम्प्लीमेंट किया था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उसी का नाम जनाधार कर दिया गया था, जन आधार कर दिया गया था। अब जो हमारी सरकार है वो अभी क्या करने जा रही है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मैकेनिज्म लर्निंग AIML डाटा क्लाउड जैसी नई तकनीक का प्रयोग करेगी। ये ध्यान रखना है, देखिए ये सब चीज़ें पहले की यूज हुई है कि 15 अगस्त 14 को जनधन योजना के तहत, जनधन योजना का उद्देश्य था कि जिस भी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वह लाभ सीधा का सीधा उस लाभार्थी के खाते में ही जाए, अर्थात बिचौलिया को समाप्त करने की जो सरकार की रणनीति थी उसमें जनधन योजना के माध्यम से फिर 15-16 में उसको जनधन को आधार से जोड़ा गया और मोबाइल के साथ कनेक्ट करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के साथ डिजिटल पेमेंट करना बढ़ाया गया था। तो भामाशाह योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने जनाधार का नाम देकर, वही भामाशाह कार्ड था वो नाम बदल दिया गया था और जनाधार के नाम से संचालित किया गया था। अब हमारी जो सरकार है वो ये कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग और डाटा क्लाउड जैसी तकनीकों का हम प्रयोग करके इसी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से हम और आगे ले जाएंगे और आगे ले जाते हुए असहाय और जरूरतमंद जो परिवार हैं उनको स्मार्ट सिस्टम के द्वारा
स्मार्ट सिस्टम का मतलब सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम सिस्टम। जिस समय उसको मदद है उसी समय वो मदद उसको मिल जाए, ताकि वह जो लाभ उसे मिलना चाहिए वो सही समय पर मिल सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रहने वाला है स्मार्ट, SMART। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि सिस्टम सर्विस मैनेजमेंट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रियल टाइम सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और स्वतः चिन्हीकरण करते हुए त्वरित और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा हम उन्हें बेनिफिट ट्रांसफर कर पाएंगे। तो हमें उन्हें बेनिफिट जो ट्रांसफर करने हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ, त्वरित गति के साथ राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम की घोषणा की गई है, अर्थात राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम आएगा। ये एक महत्वपूर्ण है। और वो क्या करेगा, वह जिस व्यक्ति जो लाभार्थी है जो वास्तव में लाभ जिसे मिलना चाहिए उसे रियल टाइम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिन्हित करते हुए त्वरित गति से उसको सुविधाएं प्रदान करेगा। साथ ही साथ आम जन तक जो है सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए और राजकीय कर्मचारियों की महती भूमिका, क्योंकि सारी की सारी योजनाएं राजकीय कर्मचारियों द्वारा ही आम व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, तो इन कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी घोषणा की गई। उन्हें पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए DPC में 2 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। तो ये भी बहुत ही अच्छी खबर है। कार्मिकों को वेतन और GPF संबंधी सूचनाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि पूरी पारदर्शिता होगी। कहीं भी कार्मिकों के वेतन और GPF खातों में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होने की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। जब कोई कार्मिक अपनी पूरी जीवन राज्य की सेवा में दे देता है और जब वो रिटायर होता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है कि रिटायरमेंट के बाद कार्मिक को समस्या का सामना ना करना पड़े। काफी बार हम देखते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद वो व्यक्ति जब उसी विभाग में जाता है तो उसे उस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है, वो परेशान रहता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार उसे उसी दिन रिटायरमेंट डे, जिस दिन उसका रिटायरमेंट है उसी दिन उसको समस्त पेंशन परिलाभ और पारिवारिक पेंशन स्वीकृति ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। उसी दिन जिस दिन रिटायर हो रहा है उसी दिन उसे समस्त परिलाभ दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो पारिवारिक पेंशनर हैं और पेंशनर हैं उन्हें प्रति वर्ष एक जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वो अपने घर से ही बनाने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS जो है उसके अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ये एक नया शुरू किया है कि डोर स्टेप डिलीवरी भी अब हम उन्हें प्रदान करेंगे राजकीय कर्मचारियों को। राज्य में सुशासन स्थापित करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं में इम्प्लीमेंटेशन के लिए मानदेय कार्मिक, बहुत सारे कार्मिक ऐसे हैं जो बहुत ही कम वेतन में काम करते हैं, उन मानदेय कार्मिकों और नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में जो महती भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधि हैं उन सबके मानदेय में जिसमें मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, रेक्सको कार्मिक, नगरीय निकायों पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों को जो दिया जाने वाला मानदेय है उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। 10% की वृद्धि हर बार की जाती है, इस बार भी 10% की वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान को की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और राजस्थान में नकल माफिया, बजरी माफिया और इन सब से राजस्थान को मुक्त करके राजस्थान की जो आपराधिक घटनाओं में कमी करते हुए महिला अपराधों में और SC/ST के विरुद्ध जो अपराध हैं उनकी संख्या को कम करते हुए राजस्थान को पुनः क्या करना है, एक शांति प्रिय प्रदेश बनाना है। जैसा पहले राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश था वैसा ही राजस्थान को शांति प्रिय प्रदेश बनाना है। उसके लिए सरकार ने जो विजन रखा है उसमें क्या रखा है, अपराधों को नियंत्रित करना, बेहतर कानून व्यवस्था और आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारी जो सुरक्षा करने वाली पुलिस है वो जब तक आधुनिक नहीं होगी तो आम जन की सुरक्षा करने में उन्हें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि पुलिस भी हमारे मध्य में से ही तो चुने हुए व्यक्ति हैं। तो उन्हें चूंकि उनकी खुद की सुरक्षा के साथ साथ हम सभी आम जन की सुरक्षा करनी होगी, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन, और इससे क्या होगा, पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
नवसृजित 34 पुलिस थाने, 34 पुलिस थाने जो है वहाँ त्वरित सुनवाई के लिए साइबर हेल्प डेस्क गठित की जाएगी और स्थानीय प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में साइबर क्राइम नियंत्रित करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। बालिका और महिलाओं को सहज और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना आज की बहुत ही महती आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा और एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ साथ 174 थानों में, पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। बालिकाओं और महिलाओं छेड़छाड़ और अपराध से मुक्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों, बालिका छात्रावासों, नारी निकेतनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाडली सुरक्षा योजना, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। किस योजना के तहत? लाडली सुरक्षा योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और लाडली सुरक्षा योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाकर हम किसकी सुरक्षा करेंगे? बालिका और महिलाओं को छेड़छाड़ और उनके प्रति होने वाले अपराधों को कम करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, हम बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान चलाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान, और इसमें उन्हें सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्ति थे उन्हें मीसा और DIR बंदियों हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन लागू की गई थी। कब की गई थी? 2008-9 में, और वो योजना 19 में बंद कर दी गई थी। तो 2008-9 में 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों की संघर्ष के लिए जो व्यक्ति जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्हें मीसा और DIR बंदियों के तहत लोकमत तंत्र सेनानी सम्मान पेंशन दी जाती थी, वो 2019 में बंद हो गई। इस योजना को पुनः बहाल किया जाएगा और पुनः बहाल करते हुए 20,000 रुपये पेंशन, 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता, 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता दी जाएगी। और इससे के लिए जो अधिनियम लाया जाएगा उसका नाम है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम। हम इसके माध्यम से उन्हें पेंशन प्रदान करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम, जिसमें हम क्या देंगे? 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता। नेक्स्ट है हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों के गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने के लिए गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, टिग्गी कल्याण जी टोंक, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर, देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, जल देवी मंदिर रेलमगरा राजसमंद जैसे आस्था के जो केंद्र हैं वहाँ क्या करना है? सौंदर्यीकरण करना है, वहाँ की मूलभूत सुविधाएं विकसित करनी है और उसके लिए सरकार जो है क्या करेगी? 300 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। 300 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। साथ ही साथ गोवर्धन परिक्रमा जो मार्ग है उसमें पुंचरी का लोठा, डीग श्री बड़े मथुरेश जी कोठा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंबोर, सवाई माधोपुर को भी इसमें सम्मिलित करते हुए 20 मंदिर और आस्था केंद्र लिए गए हैं। अर्थात ये जो मुख्य है उसके साथ आपको ध्यान रखना है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आने वाले पुंचरी का लोठा, डीग श्री बड़े मथुरेश जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंबोर, सवाई माधोपुर को भी इसमें 300 करोड़ रुपए की सहायता राशि में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी को दिखाने वाले जो अल्बर्ट हॉल जयपुर है, राजकीय म्यूजियम अलवर है, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर सहित 10 प्रमुख म्यूजियम्स जो हैं उनके लिए हम स्टेट अचीव्स बीकानेर के अंतर्गत पब्लिक गैलरी निर्माण पर सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए भी सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही साथ महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर और महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो स्थल हैं चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर को सम्मिलित करते हुए एक महाराणा प्रताप
टूरिस्ट सर्किट, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का गठन होगा, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जो हमारी भूमि के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए आतुर थे, नई पीढ़ी को उनकी उस त्याग, तपस्या और बलिदान से रूबरू कराते हुए उनमें भी वो भाव अपनी मातृभूमि के प्रति जगाने का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारतीय फौज में, अब आर्मी की बात आती है, भारतीय फौज में राजस्थान के जो युवा हैं और जो बलिदान दे देते हैं, जिनका बलिदान हो जाता है, उनके लिए प्रदेश में आर्म्ड फोर्स म्यूजियम की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो राजस्थान का युवा है, जो देश की सेवा के लिए सरहद पर अपने प्राण न्योछावर कर देता है, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। और उसी लिए सरकार ने भारतीय फौज में शामिल हमारे राजस्थान के युवाओं के लिए एक आर्म्ड फोर्स म्यूजियम की स्थापना के लिए डीपीआर बनाई जाएगी, उसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया है। वनस्पतियों, स्थानीय वनस्पति के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए केजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? केजड़ली जोधपुर में की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कथन था, एक व्यक्ति को सशक्त करना देश को सशक्त करना है, और एक सशक्तिकरण तेज आर्थिक प्रगति और शीघ्र सामाजिक बदलाव से ही संभव है। हमें क्या करना है? हमें एक, जो जहां हम एक व्यक्ति को भी सशक्त कर सकते हैं तो हमें उसे सशक्त करना चाहिए, वो आगे सशक्त करेगा और एक चेन बनेगी, और हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जो भारत है वो पूर्व गौरवशाली परंपरा को पुनः प्राप्त करेगा। इस सरकार का जो विजन है, हम उस विजन के साथ, इसी विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य, जो जिस स्थान पर उसका जो कर्तव्य है उसके साथ अगर अपना कार्य करेगा तो देश और समाज प्रगति की तरफ बढ़ेगा। इसी संदर्भ में राजस्थान प्रदेश को अमृतकाल खंड के अंतर्गत 2047 तक, हम यहाँ लक्ष्य रखा गया है 2047 तक हमें क्या करना है? अग्रिम राज्य बनाना है। और अग्रिम राज्य बनाने के लिए क्या करना है? हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सीख है उसको लेना है, उसको मानना है। और अटल बिहारी वाजपेयी महोदय की जो सीख है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री महोदय जी और जो कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीख है, उसके अनुसार हमें आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर होना होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे? उनके इसी एक व्यक्ति को सशक्त करते हुए हम देश को सशक्त करेंगे। इस भावना के साथ राजस्थान राज्य आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, और इसके लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये ध्यान रखना है, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। और ये क्या होगा, क्या काम करेगी? ये जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाती है वो ग्राउंड लेवल पर पूरी तरीके से साकार हो, उसको देखने का काम कौन करेगी? राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स करेगी। अब आते हैं हम निवेश की तरफ। उद्यमिता, निवेश और विकास को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है, और उद्यमिता, निवेश और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हम सरलता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए ये जो योजनाएं प्रस्तावित की जा रही है, चूंकि लेखानुदान है इसलिए 31 जुलाई 24 तक के लिए इसे प्रभावी रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट आएगा, तब डिटेल में इनके जो और फैक्ट्स हैं वो आएंगे। वेट एमनेस्टी, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लंबित विवादित प्रकरण और ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20% अगर कोई जमा कराता है तो शेष राशि माफ कर दी जाएगी। ये ध्यान रखना है कि कोई उद्यमी है, वो वेट एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत उसके ऊपर जो लंबित विवादित प्रकरण है और जो ब्याज की मांग वाले प्रकरण है, उनमें जितना बकाया उसका अगर वो 10 से 20% के मध्य भी जमा करा देता है तो बाकी की राशि क्या करेगी? सरकार माफ कर देगी। स्टाम्प ड्यूटी जो है, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी में ये जो मांग प्रकरण है जो चल रहे हैं, उनमें ब्याज और पेनल्टी में 100% की छूट प्रदान कर दी जाएगी, 100% छूट प्रदान कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी जो है उसके अंतर्गत वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने का कार्य प्रस्तावित है। उसमें क्या क्या होगा? टैक्स एमनेस्टी, नष्ट हो चुके वाहन, जो वाहन नष्ट हो चुके हैं अब परिचालन में नहीं है,
ऐसे नष्ट होने वाले वाहन की दिनांक से उस पर देय पेनल्टी और ब्याज को क्या कर दिया जाएगा, छूट प्रदान कर दी जाएगी। नष्ट हो चुके वाहन के अलावा अतिरिक्त अन्य जो वाहन है उन पर 31 मार्च 2023 तक का जो बकाया है, 31 मार्च 2023 तक का जो बकाया है उसे जमा कराने पर पेनल्टी और ब्याज की छूट दी जाएगी। यह ध्यान रखना है, जो वाहन नष्ट ही हो गया है अब वो परिचालन में आने वाला ही नहीं है, उसमें तो क्या कर रही है सरकार कि पेनल्टी और ब्याज में पूरी छूट दे रही है। और जो वाहन अभी एक्टिव मोड में है वहां 31 मार्च 23 पर अगर उस पर कोई बकाया है तो वो जमा कराएगा, तो 31 मार्च से अभी जो 24 तक का जो उसका ब्याज और पेनल्टी है वो माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ई रवन्ना एमनेस्टी। इसके अंतर्गत खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर ओवरलोडिंग प्रकरणों में क्या किया जाएगा, 96% की छूट प्रदान की जाएगी कंपाउंडिंग राशि में। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल एमनेस्टी, इसके अंतर्गत पंजीकृत वाहन जो है वो स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर 1 वर्ष तक स्क्रैप कराए जाने वाले एंड ऑफ लाइफ व्हीकल का स्क्रैप पर बकाया जो कर है वो एकमुश्त जमा कर देगा अगर, तो पेनल्टी और ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। एनर्जी एमनेस्टी में क्या होगा, 31 मार्च 2023 से पूर्व काटे गए जो कृषि कनेक्शन है विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 6 किस्तों में जमा कराने, यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि जो मूल बकाया राशि है विद्युत उपभोक्ता के द्वारा अगर वो 6 बायु मंथली किस्तों में जमा करा देता है तो कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि जो है वो एकमुश्त जमा कराता है तो उस पर जो ब्याज है और पेनल्टी राशि माफ कर दी जाएगी। तो यहाँ देखना है कि आपको जमा तो कराना है पर आप पर जो ब्याज और पेनल्टी है वो सरकार द्वारा माफ की जा रही है। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक महत्वपूर्ण बात है, जो नया बिजनेस करते हैं उनके लिए सुविधाएं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्वयं पक्षकार द्वारा स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंजीकरण हेतु उसका दस्तावेज स्वतः ही तैयार हो जाएगा। अब क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई बिजनेसमैन है तो वो खुद जो सूचनाएं भरेगा उसके आधार पर ही प्रोसेस हो जाएगा। जीआईएस आधार पर डीएलसी होगी। स्वयं पक्षकार द्वारा अपलोड करने की सुविधा भी मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जाएगी। दस्तावेजों के ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन कार्य को गति दी जाएगी। मौका निरीक्षण हेतु भी क्या होगा, ऑनलाइन ऐप विकसित किया जाएगा। भौतिक स्टाम्प पत्रों के स्थान पर स्टैंप ड्यूटी के ऑनलाइन माध्यम और ई ग्रास और राज स्टैंप को बढ़ावा दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ई ग्रास और राज स्टैंप को बढ़ावा दिया जाएगा और रिफंड प्रक्रिया को भी सरल किया जाएगा और ऑटोमेटिक प्रोसेस में लिया जाएगा। ई ग्रास और राज स्टैंप को बढ़ावा देना और रिफंड पॉलिसी को भी ऑटोमेटिक फॉर्मेट में लाकर उसे सरल करने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है परिवहन विभाग द्वारा ई लाइसेंसिंग और ई रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है सर्टिफिकेशन की, वो आमजन को स्मार्ट कार्ड के देने के लिए 200 रुपये अतिरिक्त व्यय करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि परिवहन विभाग द्वारा जो ई लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है उस पर आमजन को स्मार्ट कार्ड के लिए 200 रुपये अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। अब आमजन को इस अतिरिक्त व्यय से मुक्त करने के लिए स्मार्ट कार्ड व्यवस्था को समाप्त करते हुए ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्यवस्था लागू की जाएगी। अर्थात जो हम कार्ड के 200 रुपये अतिरिक्त देते थे अब वो देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा, वाहन स्वामियों के लिए जो वाहन फिटनेस टेस्ट है उसकी सुविधा को सुगम करने के लिए जिले में ही फिटनेस करवाए जाने की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। पहले अभी जो है जिले में ही किया जाता था और जिले में ही फिटनेस कराने की बाध्यता को समाप्त करके क्या करेंगे, एनीवेयर फिटनेस टेस्ट। आप राजस्थान में कहीं भी फिटनेस टेस्ट करा सकते हैं वाहन का, एनीवेयर फिटनेस टेस्ट की व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य में किसानों के हितों और आम उपभोक्ताओं, या वापस हम किसान पर आ गए हैं, किसान के हित और आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीनी और गुड़, ये मुख्य हमारे खाद्य पदार्थ हैं, चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। प्रदेश में गत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2019, यह ध्यान रखना है, को पुण्य भूमि पर लैंड टैक्स लगाया गया। गत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2019 को भूमि पर
लैंड टैक्स लगाया गया और उसे लैंड टैक्स को इस घोषणा में समाप्त करने की घोषणा की गई है। तो अब आगामी जो हमारा बजट वर्ष है उसमें लैंड टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी। और पूर्व में जो सृजित लैंड टैक्स की डिमांड है उसके संदर्भ में एमनेस्टी देते हुए मूल टैक्स की डिमांड का 10% जमा कराने पर शेष डिमांड राशि समाप्त मानी जाएगी। तो जो पहले डिमांड जारी हो चुकी है उसमें मूल डिमांड का आपको कितना जमा कराना है? 10%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से 2024-25 में 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए कुल व्यय होने का अनुमान है। 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए कुल व्यय अनुमानित है। और इन बजट अनुमानों में जो राजस्व व्यय है वो है 2,82,247 करोड़ 65 लाख, 2,82,247 करोड़ 65 लाख। तथा राजस्व प्राप्ति की जब हम बात करेंगे तो जो राजस्व प्राप्ति है वो 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए अनुमानित की गई है। हमारा जो राजस्व घाटा है वो 23,869 करोड़ 36 लाख रुपए अनुमानित किया गया है। राजस्व घाटा, राजकोषीय जो घाटा है ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। राजकोषीय घाटा है वो 67,240 करोड़ 48 लाख रुपए अनुमानित किया गया है। तो देखिए यहाँ आप बहुत सारे ये जो फैक्ट्स हैं ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम वापस देखते हैं 24-25 में हमारा कुल व्यय कितना है? 4,86,615 करोड़ रुपए 10 लाख क्या है कुल अनुमानित व्यय। उसमें राजस्व व्यय कितना है? 2,82,247 करोड़ 65 लाख रुपए राजस्व व्यय है। राजस्व जो प्राप्ति है वो हमारी कितनी है? 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए राजस्व प्राप्ति है। राजस्व घाटा हमारा कितना है? 23,869 करोड़ 36 लाख रुपए है। राजकोषीय घाटा कितना है? 67,240 करोड़ 48 लाख रुपए अनुमानित है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP के 3.95% रहने का अनुमान है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 3.95 GSDP राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP ग्रॉस, ठीक है, राज्य स्टेट, ठीक है। तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद, राज्य सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 3.95% रहने का अनुमान है। राज्य का डेबिट GSDP जो है रेशियो है वो 37.48% रहना अनुमानित है। 37.48% रहना अनुमानित है। FRBM जो है हमारा एक फिक्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसकी जो धारा 5 है ये महत्वपूर्ण है। धारा 5 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ साथ मध्यमकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। और जो तो हमें ध्यान रखना है कि FRBM की धारा 5 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ क्या पेश किया जाता है? मध्यमकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और वो आगे हम इस पे देखेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में यहाँ जो लेखानुदान है केवल वो लेखानुदान के संदर्भ में राशियों की मांग की गई है जो साथ में प्रस्तुत कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हम राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए इसकी गौरवशाली पर विरासत को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान को हमें क्या करना है? विकसित और उन्नत राजस्थान बनाना है। तो हमारा जो उद्देश्य होगा राजस्थान सरकार का वो क्या होगा? विकसित और उन्नत राजस्थान। और फिर हम आते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों के साथ कि बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या करना होगा हमें? हमें चाहे संघर्ष कितने भी आए, बाधाएं कितनी भी आए, पर हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर और एक दूसरे की का संबल बनकर आगे बढ़ना होगा। और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ राजस्थान सरकार ने आज अपना लेखानुदान प्रस्तुत किया है। और मैंने एक वीडियो के माध्यम से इसी लेखानुदान को आप सभी साथियों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।
अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो अतुल्यम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।